नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों पिछले करीब 1 महीने से आंदोलन की राह पर हैं दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। साथ ही गौर करेंगे देश में बढ़ते एमडीआर टीबी के मामलों पर। इसके अलावा हफ्ते के मुद्दे में घरेलू कामगारों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली के आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल जारी, वेतन वृद्धि पर दिल्ली सरकार से लिखित आश्वासन की मांग। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सीएजी रिपोर्ट के बाद भी रेलवे के भोजन में सुधार नहीं, खाने में मिली छिपकली। अब कैटरिंग समस्याओं पर रेलवे ने छेड़ी मुहिम। देश में बढ़ रहे हैं एमडीआर टीबी के मामले। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट, 2025 तक टीबी नियंत्रण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल। और घरेलू काम की परिभाषा बड़ी चुनौती, राष्ट्रीय नीति पर नहीं बढ़ी बात, कामगार के दर्जे से भी महरूम। दिल्ली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक करीब 1 महीने से हड़ताल पर हैं। ये लोग वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली सरकार वेतन वृद्धि का ऐलान कर चुकी है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 2 साल से सरकार इस तरह के आश्वासन दे रही है। अब लिखित आश्वासन मिलने तक इन लोगों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करती आंगनबाड़ी कर्मी। करीब महीने भर से ये वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 22 जुलाई को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कैबिनेट से इनके वेतन को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल की सहमति मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन सरकार के इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। उनका आरोप है कि बीते 2 साल से दिल्ली सरकार ऐसे दावे कर आंगनबाड़ी कर्मियों को गुमराह कर रही है। जब वर्कर्स हेल्पर्स के ऑनरेरियम को बढ़ाने की बात आ रही है, तब ये एक झूठ का प्रचार करके कि कैबिनेट ने तो डिसीजन पास कर दिया है, अब तो बॉल जो है वो एलजी के कोर्ट में है। मैं एक बार कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ, ऐसी कोई फाइल वहाँ नहीं पहुँची है और अपनी जिम्मेदारी से ये पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। यूनियन से ये बात करना ठीक समझते नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को फिलहाल 5,000 और सहायिकाओं को 2,500 रुपए का मानदेय मिलता है। 4-5 महीने से आंगनबाड़ी कर्मियों के खाते में ये रकम भी नहीं आई है। काम लिया जाता है, आधार का कार्ड, बीएलओ का काम कराया जाता है, एरिया में सर्वे कराया जाता है, उसका कोई पेमेंट नहीं। सबला का काम कराया जाता है हमसे, उसकी भी कोई पेमेंट नहीं आती। हमें तनख्वाह नहीं दे रहे उनको। 4 महीना से मेरी ऑलरेडी तनख्वाह पड़ी हुई है। हमको बताया जा रहा 9,500 कुछ इतना कर दिया गया। मेरे बैंक में मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है। मैडम 10 बार कागज मांगती, दे दिया, अभी मेरे पास में पैसे नहीं आए। इसमें ऐसी महिलाएं भी हैं जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जिनका घर का खर्चा इस 5,000 रुपए से ही चलता है। कम से कम उनको एक ईएसआई कार्ड तो इशू करे गवर्नमेंट, जीने लायक जिंदगी तो दे। हम इस 5,000 में हम दाल रोटी क्या, हम चटनी रोटी भी नहीं खा सकते। आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर 24 जुलाई को रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक महारैली निकाली। ये अपने वेतन में न्यूनतम मजदूरी कानून के हिसाब से संशोधन की मांग कर रही हैं। दिल्ली में करीब 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 22,000 महिलाएं काम करती हैं। 2 साल पहले दिल्ली सरकार और आंगनबाड़ी यूनियन के बीच वेतन के मुद्दे को लेकर हुआ समझौता अभी तक कागजों पर ही सीमित है। यूनियन का कहना है कि दिल्ली सरकार सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बयानबाजी कर रही है। इनका मानना है कि अगर सरकार यूनियन के साथ मिल करके बातचीत करे तो शायद वो हड़ताल खत्म कर सकते हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और आइए इसी मसले पर बात करते हैं। हमारे साथ शिवानी कौल जुड़ी हैं, जो कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है, इसका ऐलान कर चुकी है और उसका कहना है कि उपराज्यपाल से सिर्फ मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद भी आप लोग हड़ताल क्यों जारी रखे हैं? देखिए, दिल्ली सरकार के किसी भी आश्वासन पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। 2015 में भी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का
हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के साथ एक लिखित समझौता हुआ, एक करारनामा हुआ, जिसका उन्होंने 2 साल तक खुलेआम उल्लंघन किया। अब अगर वो ट्वीट करके तमाम चीज़ों बता रहे हैं, उसके बाद मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो इसमें यकीन करने लायक कोई बात नहीं है। जहाँ तक वो ये कह रहे हैं कि एलजी ऑफिस में हम लोगों ने फाइल भेज दी है, तो हमारी एलजी ऑफिस में भी बात हुई है और एलजी ऑफिस ने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि उनके पास इस तरीके की कोई फाइल नहीं आई है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम अपना एजिटेशन, अपनी हड़ताल जारी रखें और केजरीवाल सरकार पर मुकम्मल दबाव बनाएं। यानी फिलहाल आश्वासन पर आपको शिवानी भरोसा नहीं है। इसके अलावा आप लोगों ने जो मांग की थी, आप लोग का कहना था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 5,000 से बढ़ाकर 16,000 के करीब किया जाए और हेल्पर का वेतन 2,500 से बढ़ाकर 14,000 के करीब किया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका ऐलान किया है, उसमें करीब 100% वेतन बढ़ाया गया है। तो क्या इससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है और हम अभी भी यही कहेंगे कि वेतन बढ़ोतरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर भी ये कहना चाहूंगी कि अगर सरकार जितनी बढ़ोतरी की बात अभी कह रही है वो वाकई में उसको लागू करने के लिए कमिटेड है, तो एटलीस्ट वो चीज या तो यूनियन को राइटिंग में दे या उसके संबंध में एक गजेट नोटिफिकेशन निकाले। हम फॉर द टाइम बिंग उस बढ़ोतरी को लेकर भी थोड़ा संतोष कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट हड़ताल खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्योंकि आंगनवाड़ी का पूरा जो मामला है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंडर आता है, तो केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी मानदेय बढ़ोतरी की बनती है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि राज्य सरकार से मानदेय बढ़ोतरी के बाद हम केंद्र सरकार के दरवाजे पर भी जाएं और उनको भी मतलब फोर्स करें कि वो जो उनके हिस्से का शेयर है उसको वो बढ़ाएं और न्यूनतम मजदूरी तक हमारा पूरा वेतन कर दें। अच्छा, यानी जब तक शिवानी लिखित आश्वासन नहीं मिलता या फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक आप लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, ऐसा आप कह रही हैं। तो अब तक तो आप लोग रैली भी कर चुके हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, तो अब आगे क्या रणनीति रह सकती है आप लोगों की? देखिए, हमारी भूख हड़ताल पिछले 20 दिनों से यहीं पर जारी है। आज हड़ताल का हमारा 29वां दिन है और रैली निकालने के साथ हम लोगों ने केजरीवाल जी के आवास के बाहर ही यहाँ पर एक दिन आंगनवाड़ी महापंचायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। साथ ही हमारी बहनें और हमारी यूनियन बवाना क्षेत्र में जहाँ पे उपचुनाव होने वाले हैं जल्दी ही, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहिष्कार कैंपेन चला रही है और बवाना क्षेत्र की जनता को भी अवगत करा रही है कि जो फर्जीवाड़ा और धोखेबाजी केजरीवाल की सरकार और आम आदमी पार्टी दिल्ली की आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ कर रही है और पिछले 2 सालों से करती आई है, वो कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जनता के साथ भी कर रही है। और बहिष्कार अभियान तो हम लोग चला ही रहे हैं और हम लोग ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि उस क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक वोट भी नहीं मिले, क्योंकि इतना बड़ा वर्कर्स राइट्स के साथ धोखा शायद ही किसी सरकार ने किया। और मैं एक और चीज भी जोड़ना चाहूंगी, मैंने बहुत सारी और पार्टी से भी बात पहले की, कई सारे और एजिटेशंस में भी हिस्सेदारी की। आज तक भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या इलेक्टेड गवर्नमेंट ने यूनियंस के साथ बात करने से इनकार नहीं किया। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ऐसी पहली गवर्नमेंट है जो यूनियन से इंगेज नहीं कर रही है, बल्कि फर्जी यूनियनें बनाकर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके इस तरीके से दिखला रहे हैं कि समझौते हो गए हैं। और जो जेन्युइन यूनियन इस एजिटेशन, इस स्ट्राइक को लीड कर रही है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे वो बात ही नहीं कर रही है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज अनडेमोक्रेटिक। एंड ये ऐसा हो रहा है, दिल्ली के बीचों बीच ऐसा हो रहा है जो काफी आयरॉनिकल है, ताज्जुब की बात है। मैं आपके चैनल के जरिए भी इसी बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि ये हरकत सरकार कर रही है और ये शोभा नहीं देता है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका आज राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। शिवानी कौल जो कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी यूनियन की अध्यक्ष है, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार यूनियन से सीधे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है और जो ऐलान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर दिल्ली सरकार ने दिया भी है, उस ऐलान पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के आश्वासन दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से दिए जा रहे हैं। लेकिन जब तक इसे लेकर नोटिफिकेशन या फिर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक इन लोगों की हड़ताल जारी रहेगी। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है।
इस रिपोर्ट के बहुचर्चित होने के बाद भी रेलवे के खान पान में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला पूर्वा एक्सप्रेस की कैटरिंग की बिरयानी में छिपकली मिलने का है। इस मामले के सामने आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। साथ ही केटरिंग की जो समस्याएं हैं उसमें सुधार को लेकर 15 दिनों का अभियान भी चलाया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुसाफिरों को अच्छा खाना कब नसीब होगा। रेल यात्रियों को जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि महंगी कीमत चुकाने के बाद भी कायदे का भोजन नहीं मिलता। 21 जुलाई को संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रेलवे कितना खराब खाना परोस रही है। इसके बावजूद रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा। मंगलवार को पूर्वा एक्सप्रेस में पेंट्री कार की बिरयानी में छिपकली मिली। इससे रेलवे के खाने पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रेलवे मंत्रालय को भी किया गया, प्रभु जी के भी ट्वीट पे किया गया, फिर कंप्लेंट हमारी दर्ज हो गई। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि पटना तक 500 किलोमीटर के 4 घंटे तक हमको कोई फर्स्ट एड नहीं प्रोवाइड किया गया। रेलवे ने कड़ा रुख दिखाते हुए पूर्वा एक्सप्रेस के कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही कैटरिंग समस्याओं को लेकर बुधवार से अगले 15 दिन के लिए मुहिम शुरू की गई है। रेलवे में खाने के गिरते स्तर पर लोकसभा में चर्चा के लिए आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने बुधवार को कार्य स्थगन नोटिस भी दिया, लेकिन स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया। वैसे प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कैटरिंग व्यवस्था में खामियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। जहाँ पे भी हमें ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई भी कच्चा, तो मैंने तो पहले तय किया कि उसको इमीडिएटली पहले कांटेक्ट उसका रद्द किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी तरह से पिछले 2 सालों में ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी किए और ये बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर आपके पास ऐसा कुछ होगा प्रूफ कि हमारे ऑफिसर भी उसमें इन्वॉल्व है तो आप मुझे दे दीजिए, हम उसके ऊपर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकेगी उतनी कार्रवाई जरूर करेंगे। 21 जुलाई को संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट से स्टेशनों और ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठे। कहा गया कि स्टेशनों और ट्रेनों का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तय मात्रा से कम खाना दिया जाता है और बिल भी नहीं दिए जाते। एक्सपायरी तारीख के बाद भी डिब्बाबंद वस्तुओं को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। रसोई में बिजली के बर्नर की जगह गैस बर्नर अभी तक बरकरार हैं। सवाल है कि दरें बढ़ाने के बावजूद खाने की गुणवत्ता में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा। Prabhu, the railway minister, is a very sensible minister, very sensitive minister. He takes note of the observation made by CAG and initiates corrective measures as early as possible. अगर रेलवे की खान-पान सेवा का यही हाल रहा तो रेल यात्रा मंगलमय और आनंदमय कैसे हो सकती है, जिसका आश्वासन हर वक्त रेलवे की जुबान पर रहता है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में दुनिया के मुकाबले टीबी के सबसे ज्यादा मरीज हैं। ब्रिटिश हेल्थ जर्नल लैंसेट के मुताबिक देश में एमडीआर टीबी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि 2025 तक टीबी पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालातों में ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल दिख रहा है। अजमेरी बेगम टीबी से पीड़ित हैं। वैसे तो टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन अजमेरी बेगम के मामले में ये लाइलाज हो गई है। टीबी के कुछ मामलों में दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे एमडीआर टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इस बीमारी के चलते अब ये कभी मां नहीं बन सकती। बच्चे नहीं है तो बोलते हैं कोई काम का नहीं है, सही है नहीं, अपने आप को हमको अच्छा नहीं लग रहा है। देश में अजमेरी बेगम जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट की जारी रिपोर्ट बताती है कि देश में एमडीआर टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में टीबी के करीब 1 करोड़ 4 लाख मरीज हैं। साल 2015 में दुनिया भर में सामने आए टीबी के मामलों में भारत का हिस्सा 27% था। साल 2014 में देश में टीबी से 2,20,000 लोगों की मौत हुई। 2015 में यह आंकड़ा 4,80,000 पर पहुंच गया, यानी रोज 1400 से ज्यादा मौतें। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी मरीज हैं। We've had the TB control program since independence. We have more than 2 cases every year in our country.
So the numbers are going up, which clearly indicates we are not able to tackle the problem. When we are not tackling the problem, we are giving incomplete treatment, we are creating MDR. So are we the MDR factory of the world? देश में टीबी पीड़ितों की मौजूदा हालात को जानकार खतरनाक बताते हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक नई दवाओं के सहारे टीबी पर काबू पा लिया जाएगा। And now we are starting a phase-wise manner. Second is the Delamnite, which is also a newer drug, which will also come in the country once they are registered. सरकार ने 2025 तक टीबी को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मौजूदा हालात और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए ये लक्ष्य पाना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसा है रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर तैयार स्मारक। INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में हम आपको दिखा रहे हैं घरेलू कामगारों की समस्याओं पर हमारी खास सीरीज। इन कामगारों के अधिकारों के सुरक्षा के नजरिए से देखें तो एक बड़ी चुनौती घरेलू काम की परिभाषा की है। सरकार ने इसे लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की कोशिश की, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। घरेलू कामकाज करने वाले लोगों के लिए अक्सर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है। उन्हें नौकर या नौकरानी कहा जाता है। माना जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति घरेलू कामकाज में महज सहायक है। इसी वजह से उसे काम के वाजिब मेहनताने के बजाय बख्शीश पाने का पात्र समझा जाता है। वर्कर की परिभाषा के तहत वर्कर को मिलने वाले सब प्रकार की सुविधा, सुरक्षा, वो इनको एक्सटेंड होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे यहाँ अलग अलग कानूनों में वर्कर को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया और अलग अलग उसमें लाया जा रहा है। तो एक तो हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वर्कर का मतलब एक होना चाहिए। कामगार का दर्जा मिले तो घरेलू सहायक कानूनी प्रावधानों के मुताबिक कार्यस्थल पर मिलने वाली तमाम सुविधाएं पाने के हकदार हो जाएंगे।
इनमें काम के घंटे तय होना और ओवरटाइम, काम का स्वरूप तय होना, काम से जुड़ा जोखिम और हर्जाना और काम के बदले उचित मेहनत आने का भुगतान शामिल है। पूरे भारत में डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए सेंट्रल लेवल पे मिनिमम वेज की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर को एज ए वर्कर हमारे लेबर एक्ट्स में माना ही नहीं गया है। जब तक आप किसी वर्कर को वर्कर नहीं मानेंगे तो आप उसे बाकी सारे बेनिफिट्स वर्कर से जुड़े हुए कैसे देंगे। घरेलू कामगारों को सुरक्षा देने के लिए ये जरूरी समझा गया है कि इन कामगारों को श्रम संबंधी तमाम मौजूदा कानूनों का संरक्षण मिले। घरेलू कामगारों की श्रेणी में उनका पंजीकरण हो, श्रम विभाग की तरफ से दी जाने वाली तमाम सुविधाएं उन्हें भी मिले, उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाए और प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन का तंत्र विकसित किया जाए। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो कोडिफिकेशन हो रहा है उस कोडिफिकेशन में इस वर्कर की डिफिनेशन को एक करने का एक प्रयास हो रहा है। अगर वो कोड थ्रो हो जाएगा पार्लियामेंट में तो सभी अधिकार जो वर्कर के नाते मिलते हैं वो उनको मिलेंगे। कस्बों, शहरों और महानगरों में मध्यवर्गीय परिवारों का काम बिना घरेलू कामगारों के नहीं चलता, लेकिन ये श्रमिक बिना कामगार का दर्जा पाए उनके घरों में काम करने को मजबूर हैं। इन मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। जो थोड़े बहुत प्रावधान हैं भी उन पर अमल नहीं होता। घरेलू नौकरों को कामगार का दर्जा दिए जाने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है। इस दिशा में कोशिशें तो हुई हैं, मगर ये सभी कोशिशें महज कागजों तक सिमटी हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी। अमृतसर का परंपरागत पावरलूम उद्योग अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। नई मशीनों के आने से पुराने पावरलूम कारखाने बंद होने के कगार पर हैं। इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत दयनीय है। कारखाना मालिक सरकारी उपेक्षा को इंडस्ट्री की बदहाली का जिम्मेदार मानते हैं। यूनियन के मजदूर कोई देखता भी नहीं, कोई समझता भी नहीं मालक कोई समझता, ना कोई मंत्री समझता, ना कोई नेता समझता, ना कोई सरकार समझती। इसकी हालत ही बहुत खराब है टेक्सटाइल मजदूरों का। ये है अमृतसर के पावरलूम में काम करने वाले अशोक पांडे का आक्रोश। शहर के करीब 500 पावरलूम कारखानों में काम करने वाले 5000 मजदूरों का यही हाल है। हर दिन 15-16 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बावजूद इन्हें महीने में सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए ही मिल पाते हैं। मजदूरों का कहना है कि कारखाना मालिक उनका शोषण करते हैं, उनकी सुध लेने वाला नहीं है। यही बढ़ोतरी नहीं दे रही है, बढ़ोतरी दे ही जाए तो ठीक है। महंगाई के हिसाब से तो पैसे पूरे नहीं मिलते हैं। इसमें कुछ मालक का है, कुछ प्रशासन है, कुछ राज्य सरकार है। अमृतसर के पावरलूम श्रमिक लंबे वक्त से वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग है तनख्वाह में 25% इजाफा। आरोप है कि शहर के तमाम ऐसे कारखानों में श्रम कानून नाम की कोई चीज लागू नहीं है। काम करने का समय तय नहीं है। ये मजदूर भविष्य निधि, ESI और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। कारखानों के बाहर कोई बोर्ड लगा नहीं होता। कारखाना मालिक मजदूरों का रजिस्टर तक नहीं रखते और ना ही वेतन भुगतान का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रेड यूनियंस की कोशिशें भी यहाँ बेअसर रही हैं। ड्यूटी का कोई समय निश्चित ही नहीं है, क्योंकि पीसर्ट वर्कर हैं। पहले यहाँ 3 शिफ्टें चलती थी। अब मालिकों ने प्रोविडेंट फंड, ESI और दूसरे लेबर कानूनों से बचने के लिए वर्करों की गिनती कम कर दी है और इन्हीं से एक शिफ्ट चलाकर 15-15, 16-16 घंटे काम लेते हैं। लेकिन पावरलूम कारखानों के मालिक मजदूरों की दयनीय हालत के लिए सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर छोटे मालिक को पीछे से कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा या किसी प्रकार की सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी तो वो अपनी सहायता आगे पास ऑन नहीं कर सकता। हम लेबर को पैसे अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसमें मुसीबत सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है, यहाँ पर बत्ती की बड़ी शॉर्टेज रहती है। अगर महीने में 4 दिन का भी कट लग जाए तो लेबर का वैसे भी तनख्वाह जो है वो कम हो जाती है। कुल हालात ये है कि अब अमृतसर की पावरलूम इंडस्ट्री पर ही खतरा मंडराने लगा है। पुराने और कुशल कारीगरों की अब यहाँ पूछ नहीं रही। नई मशीनों के आने से पुराने पावरलूम कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। अमृतसर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, जिसमें आज एक नजर राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन पर। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय थी कि विकास कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय सहमति प्राप्त करना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख संघीय व्यवस्था के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते थे। पंचवर्षीय विकास योजनाओं पर अमल में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। तमिलनाडु में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की याद में स्मारक और नॉलेज सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 3 एकड़ में बने स्मारक पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका निर्माण डीआरडीओ ने करवाया है। इस स्मारक के जरिए आम लोग कलाम साहब की जिंदगी से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को जान सकेंगे। रामेश्वरम से हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये है रामेश्वरम के पेई करंबू गांव में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बना स्मारक और नॉलेज सेंटर। 3 एकड़ में बने इस स्मारक का निर्माण डीआरडीओ ने कराया है। इसे बनाने में 9 महीने का वक्त लगा। Within the short period, this memorial is coming very good way. So we are very happy about it. And the same day, the Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation, with the help of the Sinmaya University, going to flag off the Sandini Sandesh Wahini, Dr. Kalam Mission 2020 bus in front of the. स्मारक के गेट पर कलाम की 7 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति है। इसका लुक इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन जैसा रखा गया है। चारों कोनों में मेमोरियल हॉल बनाए गए हैं। इसमें कलाम के राष्ट्रपति भवन में गुजारे पल, यूएन में उनका भाषण, इसरो और डीआरडीओ में उनके काम और शिलोंग के आईआईएम में उनके आखिरी लेक्चर को दर्शाया गया है। स्मारक बनाने में 20 करोड़ रुपए खर्च आया। This memorial it's going to be at the heart of every single youth of this nation. As the only president in the world who happened to travel and meet 5 crore students. 15 अक्टूबर 2016 को कलाम की 25वीं जयंती पर इस मेमोरियल का भूमि पूजन हुआ था। 27 जुलाई 2015 को निधन के बाद उन्हें इसी जगह पर दफनाया गया था। रामेश्वरम के पेई करंबू गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।